11वें स्थान पर जहां खुदाई हुई वहां से रीढ़ की हड्डी और एक नरमुंड, और जहां तक हमारे इंटरनल सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि लगभग लगभग 140 हड्डियां मिली हैं। ये जो हड्डियां हैं इंसानी हड्डियां हैं, लेकिन जो दावा ये किया जा रहा है कि मारने के लिए जो तरीका जो इस्तेमाल किया गया उसमें आपको हैरानी होगी, क्योंकि जो साड़ी है वो जहां पर खुदाई हो रही थी उस पेड़ के 6 फीट के एक टहनी पर लटकाई गई थी। अटकलें ये हैं कि साड़ी से गला घोट कर उसे वहां पर मारा गया, फिर दफनाया गया है। और जो लाशें निकली हैं, किस तरीके से लाशें निकली हैं, लगभग लगभग 15 फुट की खुदाई की गई, लेकिन पहले 3 फुट पर कहा यह जा रहा है कि किसी, शायद हो सकता है किसी औरत की लाश या जो मर्द की लाश है, उसमें अभी संशय है, क्योंकि जो हड्डियां मिली हैं उससे ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब उस बॉडी को निकाला गया उसके बाद फिर भी जब खुदाई जारी रही, तब अंदर से एक एक कर कई सारी हड्डियां निकलते हुए जा रही थी। ये जो बाल्टी के अलावा जो लंबी लंबी आप पाइप देख रहे हैं, इसी पाइप में जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, लंबी होती है, जो पीठ वाली हड्डी होती है, इसके अंदर इसे बड़े ही संभाल कर रखा गया था और इस तरीके से उसे पैक किया गया था कि बारिश की जो बूंदें हैं वो उसके अंदर बिल्कुल भी ना जाएं। और ये जो खुदाई है लगभग सुबह 11:30 बजे से लेके शाम के 6:15 तक हुई थी, और जहां पर ना ही मजदूरों ने, ना ही पुलिस वालों ने, ना ही फॉरेंसिक वालों ने अपना दोपहर का खाना बिना खाए, पानी भी नहीं मिल रहा था, उस गर्मी में, जो बारिश भी हो रही है, उस कीचड़ में वो खुदाई करते रहे और तब तक खुदाई करते रहे, क्योंकि एक एक जो सबूत, वो जो जमीन या कहें जंगल उगल रही थी, वो एक नजीर पेश कर रही थी कि जो सफाई कर्मी पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चीजें बता रहा है वो कहीं ना कहीं सच है। और ये जो चीजें होती हैं किस तरीके से होती है कि पुलिस को भी कुछ चीजें समझ में आई हैं कि पहले से जो 10 स्थान जो मार्क किए गए थे, जानबूझकर उस इलाके से हटकर खुदाई करवाई गई, ताकि जो हर किसी को पता हो कि देखिए यहां पे तो, यहां पे मार्किंग हो चुकी है, यहां पे बॉडी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जहां जहां पब्लिक ने देखा, जहां जहां पुलिस ने मार्किंग की, वहां से पता नहीं क्यों कोई भी चीजें नहीं निकल रही हैं। और अचानक से जो शख्स है, जो सफाई कर्मी है, वो इशारा करते हैं कि सर बस 110 मीटर चल लीजिए, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जंगल किस तरीके से लाश उगलता है अपने अंदर से। घने जंगल के अंदर जाकर जो सफाई कर्मी अपने पैरों के नीचे कहता है कि आप यहां पे खुदाई कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि उन डेड बॉडीज को या जो उन कंकालों को निकालकर कौन सी जगह लेकर जाया गया है और ये जगह उस इलाके से कितनी ज्यादा दूर है, उसके बारे में बात करेंगे कि देखिए कल की बात तो आपने सुन ली, आज पूरे दिन क्या क्या हुआ है, आज उस सफाई कर्मी ने उस जगह पर जाके क्या क्या चीजें की हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर झलकी पर देखिए, ये वही तस्वीर, और बताएंगे कि उस सफाई कर्मी ने और वहां पर क्या क्या चीजें बताई और क्या क्या चीजें ढूंढी गई हैं। लेकिन उससे पहले आज हम जानेंगे कि उस सफाई कर्मी ने, जब उसके साथ, जब उसने पहली बार जाकर पुलिस को कंप्लेन किया था कि सर मेरे साथ चलिए, मुझे उस जंगल में मैंने लाशें दफनाई हैं, तो पुलिस वालों से बहुत बड़ी चूक हुई थी। वो कौन सी गलती थी जिसका खामियाजा कहीं अभी उन्हें भरना तो नहीं पड़ रहा? क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो धर्मस्थला में जिस तरीके से लगातार जो खुदाई चल रही है और ऐसे में जो सफाई कर्मी है जिसने शिकायत की थी, उसी के आधार पर आज 7वीं बार खुदाई हो रही है उसकी बताई गई जगह पे। लेकिन अगर कल की बात करें तो जैसा शुरुआत में दीपक ने बताया कि 100 से ज़्यादा हड्डियां मिली, साथ ही साथ ये कहा गया कि एक लड़की की लाश मिली, इसके अलावा कहा गया कि जो खोपड़ियाँ हैं, जो ऊपर का स्कल होता है, वो मिला, और 3 स्केलेटन की बात आई। वो कैसे आई? तो दरअसल जो सुजाता भट्ट हैं, उनकी भी बेटी थी अनन्या, वो भी इसी तरीके से गायब हो गई थी जैसे सौजन्या गायब हुई, पद्मलता गायब हुई। उन्होंने भी याचिका दायर की थी, वो भी ये मानती थी और उनको भी ये जानना था कि आखिर धर्मस्थला में क्यों जो लड़कियां हैं वो गायब हो जाती हैं सेम पैटर्न में, सेम तरीके से, और उनका कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए जब उन्होंने वकील किया तो उनके साथ एक वकील हैं मंजू नाथ, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इन्होंने ही लगातार ये धर्मस्थला के केस पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार मीडिया के संपर्क में रहते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते रहते हैं और बताते रहते हैं वहाँ की अपडेट। तो इन्होंने बताया कि लगभग जो वहाँ से हड्डियाँ मिली हैं, जो चीज़ें मिली हैं पुलिस को, अगर आप समझिए तो वो 3 स्केलेटन
हो सकते हैं कि 3 लोगों के स्केलेटन मिले हैं। लेकिन जब एसआईटी से इस बारे में पूछा गया, सोर्सेस के द्वारा पता किया गया, तो एसआईटी की तरफ से ये चीज़ कह दी गई है कि अवशेष ज़रूर मिले हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर मिली हैं, स्कल ज़रूर मिला है, लेकिन ऐसे 3 स्केलेटन की जो बात है वो बिल्कुल निराधार है। अब अगर यहाँ पर जो एसआईटी है पूरी बात को डिनाई कर देती, तो कल के जो विजुअल्स आए थे, जो बाल्टी भर भर के ले जाया जा रहा था सील बंद, आखिर उनमें क्या था? क्योंकि जैसा शुरुआत में दीपक ने एक छोटी सी लाइन कही, अगर आपने गौर किया होगा, कि पुलिस की चूक, तो क्या पुलिस जो है वो अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है? क्या अभी भी पुलिस से गलतियां हो रही हैं? क्या वो अभी भी चूक रहे हैं? उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें निकली हैं, जो बाल्टी भर भर की हड्डियां निकली हैं, जो स्कल निकला है, अब उनको भेजा जा रहा है उडुपी में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। अब वहाँ पर ही क्यों भेजा जा रहा है, तो अगर उसके बारे में मैं बात करूँ और आप लोग अगर उसके बारे में गूगल भी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी के बारे में, मतलब कि जो फॉरेंसिक लैब है उनकी, वो बहुत बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप उसकी तस्वीरें देखेंगे मेडिकल कॉलेज की, उनके लैब की जब तस्वीरें देखेंगे फॉरेंसिक लैब की, तो आपको समझ में आएगा एक टाइम पर जो 15 बॉडीज़ हैं उनकी ऑटोप्सी की जा सकती है, उनका पोस्टमार्टम किया जा सकता है। और सबसे स्पेशल बात यहाँ पर ये कि जो डीकम्पोज बॉडी हो जाती है, मतलब जिनको मिट्टी में दफना दिया जाता है, उसके बाद कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उनकी भी बड़ी ही बारीकी से यहाँ पर टेस्ट होता है। और इसीलिए ये जो मेडिकल कॉलेज है ये स्पेशल हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जो अवशेष हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो भेजी गई हैं, क्योंकि वो पहले ही डिकम्पोज हो चुकी हैं। और ऐसे में इस लैब में जब वो जाएंगी तो बाकायदा बड़ी ही बारीकी से पता लग जाएगा कि स्कल जो मिला है किसका हो सकता है, महिला है, पुरुष है, एज क्या हो सकती है, कितना पुराना हो सकता है, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और ऐसे में जो वहाँ पर कल जितनी भी खुदाई की गई है पुलिस के द्वारा 11वीं जगह पर, उससे करीब करीब 100 मीटर ऊंचाई पर, वहाँ पर ये पता चला है कि 15 फीट चौड़ा जो है वो गड्ढा खोदा गया है और 8 फीट गहरा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से पुलिस वाले खुद लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, वो बारिश को हटाने के लिए वो लोग पंप मंगाते हैं ताकि पानी से पंप है उससे पानी को निकाला जाए। इसके अलावा जो मजदूर है वो भी एक एक करके, पहले जेसीबी से शुरुआत होती है, सतही तौर पर खुदाई होती है, फिर जो बाकी के मजदूर हैं वो हाथ में फावड़ा लेकर, कुदाल लेकर एक एक करके जो ज़मीन है उसे खोदते हैं, और फिर नीचे से इस तरह से जो हड्डियां हैं, जो लाशें हैं, वो निकलनी शुरू होती हैं। अब इतनी सारी खुदाई हो जाने के बाद जो भी चीज़ें पुलिस को मिली, उन्हें प्रॉपर पैक कर लिया गया है, फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर देखें, ये साइट नंबर 12 की है। जब 11 की पूरी खुदाई हो गई, अब बढ़ चुके हैं 12 की तरफ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नकाब पोश, यानी ब्लैक कलर का मास्क, ब्लैक कलर के कपड़े पहने जो शख्स खड़ा हुआ है, ये वही सफाई कर्मचारी है, वही शिकायत करता है जिसने पुलिस के सामने इतना बड़ा खुलासा किया है कि कैसे धर्मस्थला में औरतें, महिलाओं की जो लाशें हैं वो उन्हें मारा जाता था, फिर उन्हें इस तरह से दफनाया जाता था। और ये खुद वही शख्स है जिसने वो लाशें दफनाई हैं, और वो एक एक करके पुलिस वालों को बता रहा है। यहाँ आपको ये किसी से बात करता भी नजर आ रहा है, बगल में जेसीबी भी खड़ी हुई है। अब इसी और ये जंगल की ओर अंदर जाएंगे और फिर खुदाई जो है वो शुरू की जाएगी और पता लगेगा कि आखिर यहाँ से क्या मिलता है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है कि आखिर क्या अब आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि केस फिर से पलट जाए? सफाई कर्मी ने जो भी चीज़ें बताई, इतनी सारी अवशेष मिलने के बाद, क्या उन्हें झुटलाया जा सकता है? क्या फिर से कोई ऐसा शख्स है जो इस पूरे केस को मोड़ सकता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अब गौर से सुनिए कि इसमें कर्नाटका पुलिस ने किस तरह से गलतियों का अंबार लगा दिया, जिसकी वजह से हो सकता है आज जिस स्पॉट पर जो सफाई कर्मचारी बता रहे हैं हड्डियाँ मिल सकती थी, नहीं मिल रही, हो सकता है कोई निकाल कर ले गया हो। कैसे हम ये कह रहे हैं, तो देखिए, जब जो सफाई कर्मचारी है, जब वो पहली बार सामने आता है, जब वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर भेजता है, उसके साथ वो कुछ फ़ोटोज़ भेजता है और वीडियोज़ भी भेजता है। साथ ही साथ एक वीडियो आपको याद होगा कि वो खुदाई में एक कंकाल जो होता है, सिर होता है जिसका, जो नरमुंड कहा जाता है, उसको निकालता है और पन्नी में पैक करता है, और एक येलो कलर की जो वो समझिए शीट जैसी एक कैरी बैग टाइप चीज़ है, उसको लेता है और खुद पुलिस स्टेशन भी जाता है, वहाँ पर ये चीज़ दिखाता भी है। अब वो जो नरमुंड है वो इतना स्पेशल और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिए। दरअसल जब पुलिस को कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो फ़ौरन पुलिस सख्ते में आती है, उसको कब्जे में लेकर फॉरेंसिक कराना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पुलिस की टीम ने उस नरमुंड को फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा। अब तक उसका जो फॉरेंसिक है वो नहीं हुआ है। इसके अलावा मेडिकल ओपिनियन के लिए जो अस्पताल में रख दिया जाता है कि इसे जांचिए, परखिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें उसे यूज़ में लाया जा रहा है। फिलहाल जो अब तक की रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ें
सामने आई है। अब इससे ये समझ में आता है कि इन बातों को लेकर कर्नाटका पुलिस क्या सीरियस नहीं थी। एक शख्स आया है जो इस तरह से नरमुंड निकाल कर ला रहा है, बोला सर मैंने दफनाए हैं, आप देख लीजिए। ऐसे में तो हक्का बक्का रह जाना चाहिए, फौरन पुलिस की टीम जानी चाहिए। भले हो सकता है वो झूठ निकले, वो कोई प्रैंक कर रहा है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, पुलिस को लगे कोई पागल है, कोई ऐसी बातें कर रहा है, कोई उल्टी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको फौरन उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। और अभी तक फॉरेंसिक ना होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और सबसे अहम चूक समझ लीजिए या बहुत अहम गलती समझ लीजिए पुलिस की तरफ से। दरअसल जब 16 जुलाई को ये पूरा लेटर जाता है, सफाई कर्मचारी अपनी तरफ से हर एक चीज़ बता देता है, वहाँ पर पहुंचकर जब नरमुंड भी दिखाता है तो पुलिस की टीम कहती है ठीक है, इलाका बताओ कौन सी जगह है, जगह बता दी जाती है। अब इसके बाद पुलिस की जो टीम है वो उनसे कहती है ठीक है आप लोग वहाँ पर पहुँचिए, हम आते हैं। अब होता क्या है कि जो सफाई कर्मचारी है और उनके जो वकील हैं जिन्होंने ये पूरी जो लेटर है वो लिखा था और याचिका दायर की थी, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि जब वो गाड़ी में बैठे हैं तो नदी के उस पार यानी नेत्रावती नदी के उस पार कुछ जर्नलिस्ट उन्हें दिखाई देते हैं, शायद एक दो, और जो लोकल लोग थे वो शायद वहाँ पर खड़े थे। लेकिन करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी जो पुलिस की टीम है वो उस जगह पर नहीं पहुंचती। सोचिए एक शख्स जो है वो नरमुंड लेकर दिखाता है पुलिस को, वो आ भी जाता है वापस उस लोकेशन पर, लेकिन पुलिस की टीम को कोई हड़बड़ी नहीं थी, वो अपना पुलिस स्टेशन में रहते हैं, जो भी उन्हें करना था वो कर रहे थे। आधे घंटे तक कोई आता ही नहीं है। अब इस पर जब सफाई मांगी जाती है या पूछा जाता है कि सर जब इस तरह से बातें हुई थी तो पुलिस की टीम वहाँ पर क्यों नहीं पहुँची, उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तो जो एसपी हैं दक्षिण कन्नड़ जिले के वो हम बताते हैं कि देखिए हमें खुफिया जानकारी मिली थी, मतलब सीक्रेट इनपुट्स उन्हें मिले थे और उन्हें बताया गया था कि अगर आप वहाँ पर पहुँचे, मतलब जहाँ पर नरमुंड निकाल कर वो लाया था और जो जगह वो पुलिस को दिखाना चाहता था, तो पुलिस का कहना था कि हमें इनपुट मिले थे कि शायद जो ये शिकायत करता है वो फरार हो सकता है, वो भाग सकता है, और हम नहीं चाहते थे कि जिसने इतनी बड़ी खबर दी है वो कहीं भी फरार हो जाए। अब सोचिए एक शख्स जो खुद सामने आ रहा है, जिसे पता है कि उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसके परिवार को जान का खतरा है, वो लेटर में साफ साफ लिख रहा है कि अगर कहीं से भी उसे सिक्योरिटी नहीं मिली, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई तो वो मर सकता है, उसका परिवार खत्म हो सकता है। वो खुद जब सामने आया एक वकील के साथ, तो क्या वो फरार होगा? और ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो फरार हो सकता है, आपको इनपुट मिले थे, तो आप उसको खुद पकड़कर उस जगह पर ले जाते। आपने पहले ही उसे वहां पर भेज दिया और फिर आप खुद गए ही नहीं। तो इस तरीके से पुलिस ने लगातार चूक की। अभी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी गलतियां पुलिस से हुई हैं, आप वो भी समझिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस केस में चूक गई, और अब जाकर जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है तो उसमें से ज़्यादातर जगहों से अभी तक कुछ नहीं मिल पाया, जिसमें सिर्फ साइट नंबर 6 है और साइट नंबर 11 है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं गुमराह कर सकती है या चीज़ें जो पहली गलती दिख रही है वो, क्योंकि पहले भी जो ऐसे केसेस थे जो सेम पैटर्न में हुए, जो लड़कियां गायब हुई, जिनके साथ मोलेस्टेशन हुआ, रेप हुआ या मर्डर हुआ, उन केसेस को भी पुलिस ने इसी तरीके से चेंज किया था, पूरी कहानी बदल गई थी। और आज नतीजा ये है कि इतने सालों बाद एक शख्स सामने आता है, फिर वो ये पूरी कहानी बताता है। देखिए ये जो आपने पूरा मामला सुना और समझा, ये मामला थोड़ा सा पुराना है और इस इन्फॉर्मेशन को निकालने में हम हिचक रहे थे कि आपको बताएं कि नहीं बताएं कि जिस रोज़ जो सफाई कर्मी है वो आधे घंटे खुले आसमान के नीचे बिना पुलिस प्रोटेक्शन के बताता है चीख चीख कर कि मैंने वहां पर लाशें गाड़ी है, माई बाप आप चल लीजिए, मैं आपको दिखाने को तैयार हूं, लेकिन पुलिस उस रोज उस जगह पर नहीं पहुंचती है। और कहीं ना कहीं क्या इन हत्यारों पर, जो कातिल थे, उन्हें सुराग मिल चुका था, उन्हें एहसास हो चुका था कि कोई है जो उनके गिरबान तक पहुंच सकता है, और इसलिए सारे सबूत को उन्होंने हेरा फेरी करने की कोशिश की। हो सकता है इसके बाद लगातार ये कहा गया कि पुलिस के द्वारा कि हम देखिए जो शख्स आया है ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हम तमाम ब्रेन मैपिंग करेंगे, फिंगरप्रिंट्स इसके चेक करेंगे, नार्को टेस्ट करवाएंगे कि सच में सच बोल रहा है, नहीं झूठ या झूठ बोल रहा है। और इसलिए जब शिकायत हुई उसके इतने लंबे इंतजार के बाद, अगर मान लीजिए मैं जाके कहूं कि माई बाप देखिए वहां पे तो 100 लाशें मैंने दफनाई हैं अलग अलग जगहों पर, पुलिस कितनी जल्दी करेगी? पुलिस कहेगी ठीक है आपने आज कंप्लेंट लिखवाई, कल से हम खुदाई शुरू कर देंगे। लेकिन इतना लंबा इंतजार करवाया जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट कहती है कि सरकार फैसला लेगी, सरकार कहती है कि कोर्ट फैसला लेगी, और इसी बीच में इतना लंबा वक्त मिल जाता है कि उस जंगल से जब 10-10 खुदाई हो जाती है कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद जब सरकार से पूछा गया तो उन सरकार से ये कहा जवाब आया कि देखिए वो जो शख्स है पिछले 10 साल से फरार था, अचानक
अचानक से सामने आया है, उसने जो दावे किए हैं उसकी हमें जानकारी होगी, उस पर हम रिसर्च करेंगे तब तो हमें पता लगेगा। अब रिसर्च करने के लिए तो पूरी जमीन और जंगल थे आपके सामने, कुदाल लेके आपको पहुंच जाना चाहिए था उसी वक्त जिस वक्त उसने दावा किया कि मैंने इस जगह पर लाशें दफनाई। उसी से पूछ लेते, अगर उस वक्त नहीं निकलती तो उस पर कार्रवाई होती, लेकिन इतना लंबा इंतजार कर कर उसे बैठाया गया। 10 साल से वो घुट घुट के जी रहा था, जब वो सामने आता है उसे पीछे कर दिया जाता है कई कदम। और इसलिए अब तक जो आज 11वें स्थान पे भी जो खुदाई हुई है, और जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की मैं आपको इंफॉर्मेशन बता दूं, 12वें स्थान में भी अब तक कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली हैं सामने। अब इसके बाद जब ये सारी चीज़ें पता लगती कि कर्नाटका पुलिस से एक के बाद एक चीज़ें बहुत देरी हो रही हैं, तो अचानक से एसआईटी बना दी जाती है बड़े बड़े अफसरों की, और उसमें कहा जाता है कि देखिए ये जो अभी इस एसआईटी को लीड कर रहे हैं वो साइबर क्राइम को पहले देखते थे। तो कई लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, क्या उन्हें वहां पर नहीं तैनात किया जाना चाहिए था? क्या जो साइबर क्राइम को देखते हैं उन्हें एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से निकालकर उसका हेड बना दिया जाता है? ये जर्नलिस्ट और कई जितने भी तमाम लोग हैं इस नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस नियुक्ति से कुछ हल नहीं होगा। अगर हम ऑफिसर चेंज कर दें या जो चीजें हो रही हैं उसमें कुछ बदलाव करें तो शायद बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए ये जो सारी जो चीजें हैं, अगर आपने दृश्यम मूवी देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि उस अस्पताल के अंदर भी जो बॉडी जब पहुंचती है तो किस तरीके से गायब करवा दी जाती है। अब यहां पर ये जो पूरा मामला है, अब पूरा मामला सिर्फ धर्मस्थला तक नहीं सीमित है, धर्मस्थला से 100 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में भी बॉडी जा रही है। वहां से क्या चीजें सामने आएंगी, वहां से जो डीएनए सैंपल सामने आएंगे, फिर इस जगह पर जहां जहां अब तक जो खुदाई हो रही है, क्या उन मिट्टी जो वहां से जहां पर खुदाई हो रही है, क्या वहां पर भी उनकी सैंपलिंग की जा रही कि नहीं जा रही, कि फॉरेंसिक जांच की जा रही कि नहीं की जा रही है? क्योंकि अगर वहां पर भी इंसानी अवशेष और किसी भी तरीके से मिलते हैं, चमड़ी हो, हड्डी हो, या कोई भी ऐसी चीजें जो इशारा करे कि यहां पे बॉडी दफनाई गई थी, तो उसे जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। अब ये सारी चीजें हम आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो दावे सामने आए हैं उसमें यह कहा गया कि जो साड़ी थी पेड़ के ऊपर 6 फीट के ऊपर उसे बांधा गया था। अब साड़ी का बांधा होना, उसी पेड़ के नीचे एक इंसान की जो लाश मिलना, उस इंसान की लाश के नीचे कई और हड्डियां मिलना, आप समझिए कि उस इलाके के अंदर, उस जंगल के अंदर, वो जंगल किस तरीके से घना है। अब वो घना जंगल जब लाशें उगल रहा है, इंसानी लाशें, और इस तरीके की लाशें जिसके बारे में किसी को नहीं पता वो वहां पर कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, कौन है, क्या कर रही थी वो हड्डियां, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। और जिस तरीके से आपने जो शुरुआत में जो वनिता ने आपको दिखाया होगा, जो नरमुंड था उसे लेके जब वो झोले में डाल रहा था, वो जगह कौन सी है, क्या इसके बारे में भी जानकारी सामने आई है? नहीं आई है, क्योंकि जब उस स्पॉट पर पुलिस उस दिन नहीं पहुंची जहां से उसने हड्डियां निकाली थी, तो सोचिए पुलिस क्या चीजें कर रही हैं। और बल्दे में सफाई आता है कि हमें लग रहा था कहीं वो भाग ना जाए, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जब उसने अपना हलफनामा दे दिया, सारे ब्यौरा दे दिया, आप थाने की गाड़ी में बैठाकर आप उसे ले जाते, लेकिन वो पहुंचा कैसे? वो अपने वकील की गाड़ी के जरिए वहां पर पहुंचा। अब ये चीजें समझ से परे है कि इन्वेस्टिगेशन किस ओर जा रही थी, क्या चीजें हो रही थी। अगर पहले ही सजग होकर, ध्यान रखकर ये सारी चीजें की गई होती तो शायद उस वक्त ये चीजें बदली जा सकती थी। और वहां पर तो दावे ये भी किए गए कि जो सफाई कर्मी है शायद ये मेंटल हो सकता है, पागल हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति को देखा जा रहा था और इसी पर फैसला लिया जाना था कि वो सही बोल रहा है या सच या झूठ बोल रहा है। अब इसके लिए आपको कितना टाइम लगता है? जब वकील उनके लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए माई बाप हम आपको दिखाने को राजी हैं, उस पर भी अगर इतनी लीपापोती होगी तो कहीं ना कहीं हर कोई यह कहेगा कि इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अब जिस तरीके से जो मार्किंग की गई थी 1 से 10 वाले इलाकों की, और 11वें स्थान पर भी कुछ मिला नहीं है, तो उन इलाकों में भी जो नदी वाला जो किनारा था, हमने सैटेलाइट की कई सारी इमेजेस निकाले, उसमें हमें पता लगा कि जो नदी का जो किनारा है वो बढ़ता घटता रहता है। अब इस बढ़ते और घटने की वजह से क्या चीजें हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सफाई कर्मी ने कहा था कि उसने नदी किनारे लाशें दफनाई हैं। अब जब मिट्टी का जब कटाव होता है तो बॉडी बहकर आगे की ओर निकल जाती है। ऐसे में जब आप वहां पर खुदाई करेंगे तो आप
आपको क्या मिलेगा? एक इंसान जो 10 साल बाद उस जगह पर आप जाइए, आप अपने गांव घर भी जाते होंगे, शहरों से जब आप अपने गांव जाते होंगे 10 साल के बाद, अगर आप अपने गांव पहुंचे, आपको हर चीज बदली हुई नजर आएगी। अब यहां पर जो आखिरी बार जो उसने बॉडी छिपाई थी 2014 में छिपाई थी, 2025 चल रहा है, 11 साल हो चुके हैं और वो इलाका ऐसा है कि वहां पे रोड बन चुके हैं, जंगलों का विस्तार हो चुका है। अब ऐसे में जो सफाई कर्मी जिस लोकेशन को बता रहा है, क्या वहां पे सचमुच उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे थे कि उसे याद हो 11 साल पहले की बात, वो जो वो चीजें बता रहा है। और देखिए जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो बता रहा है, कहीं ना कहीं अगर हड्डियां नहीं मिल रही हैं तो और भी तरीकों से जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो दावे हैं अचानक से ऐसा नहीं हो सकता। हड्डियां आप कहेंगे कि गल गई सड़ गई, ऐसा नहीं होता है। डायनासोर की भी हड्डियां मिलती हैं और भी जमीन के अंदर मिलती हैं और लाखों करोड़ों साल पहले की हैं। और ऐसे में एक इंसानी हड्डियों का इस तरीके से गायब हो जाना कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। और ये जो सफाई कर्मी है ये खुद भी जानता है कि अगर हड्डियां नहीं मिलेंगी तो उस पर सवाल उठेंगे। वो तो अच्छा हो गया कि स्पॉट नंबर 6 पे हड्डियां मिल गई और कल वाले बाल्टी भर भर के हड्डियां मिल गई, नहीं तो लोग इसी सफाई कर्मी को झूठा साबित कर देते, इसी सफाई कर्मी को यह कहते कि उसने इस पूरे इलाके को बदनाम करने की कोशिश की है और यह कहते कि इसने सिर्फ और सिर्फ किसी खास मकसद से उन बड़े लोगों का नाम बदनाम करने की एक साजिश या षड्यंत्र रचा था। लेकिन इस पूरे मामले को विराम कल तब लगा जब कई सारी हड्डियां मिलना शुरू हुई और ये हड्डियां वहां पर मिली जहां पर उसने कहा कि सर ये जगह तो आपने पूरे मीडिया को दिखा दिया, पूरे लोगों को बता दिया, इस जगह पे खुदाई नहीं करेंगे। तो सोचिए जो सफाई कर्मी है उसे उस लोकेशन पे विश्वास नहीं हो रहा, पुलिस वाले भी अब धीरे धीरे उस जो बताई गई लोकेशन में विश्वास नहीं रख रहे, क्योंकि 14 और 15 ऐसे एक लोकेशन जो गुप्त रखा गया है वहां पर कई सारी बॉडीज हो सकती हैं। और 13 नंबर जिसमें दावा किया गया कि उसने लाइन से मतलब नंबर वाइज उसने कई सारी बॉडियां दफनाई हैं, तो वो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो लोकेशन तो हर किसी ने अपनी आंखों से देखा है कि 13 नंबर की साइट कहां पर है और क्या है। अब ऐसे में अगर 13 नंबर की साइट से भी बॉडी ना मिले और सिर्फ 2 जगह से अगर हड्डियां मिले और हड्डियों की भी अगर कार्बन डेटिंग की जब पता लगे पुरानी हड्डियां थी, 10-20 साल पुरानी नहीं थी, तो ऐसे में उस सफाई कर्मी को झूठा साबित किया जा सकता है। और उस पूरे केस में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जिसमें आपको लगेगा कि सफाई कर्मी ने कोई क्राइम नहीं किया, वो जो भी इसने अब तक जो कहानी बताई वो झूठी बताई, लेकिन सच को हर वक्त नहीं दबाया जा सकता है। सच बाहर आता है। सच जिस तरीके से जंगल की जमीन को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि देखो मुझे पहचानो, मुझे क्राइम कर कर मुझे गलत तरीकों से, गलत नियतों से उस जगह पर दफनाया गया था, मुझे गलत तरीकों से मारा गया था, मुझे गलत तरीकों से मेरे साथ यौन शोषण और रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर मुझे मौत के घाट उतारा गया था। मुझे इंसाफ चाहिए और इस इंसाफ की लॉ को पकड़ने का काम इस सफाई कर्मी ने किया है, जो दिखा रहा है पुलिस वालों को कि किस जगह पर जाकर आपको खुदाई करनी है और कैसे आपको उन लोगों को, उन औरतों को, उन बच्चियों को इंसाफ दिलवाना है। फिलहाल के लिए हमारी इस पूरी खबर पर पैनी नजर बनी हुई। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप क्रांति तक के दर्शकों के लिए उसे लेकर आएं। और जो भी बात हो, चाहे कड़वी हो, चाहे किसी को अच्छी लगे या नहीं लगे, चाहे पुलिस वालों को अच्छी लगे या नहीं लगे, चाहे वो जो आका हैं, जो कातिल हैं, उन्हें भी अगर ये वीडियो देख रहे हो उन्हें अच्छी लगे ना लगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच को नहीं दबाया जा सकता और हम सच लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।